नमस्ते, मैं कलावती चावरी और आज हम बीएड सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक विषय के बारे में जानकारी लेंगे, जिसके अंदर आज का जो हमारा प्रकरण है वो है अर्थशास्त्र की पुस्तक कैसी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र की पुस्तक के अंतर्गत जो सबसे पहले उसकी जो है बाह्य आकृति से हमारा तात्पर्य यानी जो बाह्य की आकृति होती है जो आकर्षक होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए और सचित्र होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसे देखते अट्रैक्टिव हो सके और अपना ध्यान पढ़ाई की ओर यानी पढ़ाई के प्रति या शिक्षण के प्रति रुचि रख सके। जो दूसरी हमारी बात है वो है उसके अंतर्गत उत्तम प्रकार की यानी कि एक क्वालिटी बेस्ड पेपर्स का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि पेपर जल्दी से फट ना सके और जो बुक उनकी हमेशा निरंतर काम में आती रहे। जो दूसरा हम बात करेंगे वो है आर्ट पेपर का प्रयोग होना चाहिए। आर्ट पेपर का मतलब है यहाँ पर आर्ट वाले यानी कि जो कला शिक्षा के अंदर या जो हम चित्रकला के अंदर जो पेपर यूज करते हैं उन पेपर का उपयोग अर्थशास्त्र के बुक के अंतर्गत होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसके ऊपर प्रदर्शनात्मक कार्य कर सके, प्रदर्शन कर सके, अपनी कौशलों का विकास कर सके और कौशलों का प्रदर्शन वो उस आर्ट पेपर के ऊपर कर सके। अब जो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अशुद्धियां अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलतियों का ध्यान सबसे पहले विद्यार्थियों गलतियों की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो जो गलत देखेंगे वो गलत ही सीखेंगे। यानी कि यदि हमने वहाँ पर देखना लिखना है तो उसकी जगह पर हमने द ख ना लिख दिया तो बच्चे यही सीखेंगे, क्योंकि जो सही चीज़ है वो हमने नहीं लिखी है, तो विद्यार्थी गलत चीज को देखकर गलत चीजों पर ही ध्यान देंगे और गलत चीजों को सीखते जाएंगे। इसलिए कोई भी पाठ्य पुस्तक हो, चाहे वो अर्थशास्त्र की हो, विज्ञान की हो, इंग्लिश की हो या संस्कृत की हो, तो उसमें अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। अशुद्धियों के अलावा है प्रस्तावना। जो हमारा नेक्स्ट है कि कैसी होनी चाहिए बुक, तो उसमें जो प्रस्तावना यानी प्रस्तावना अर्थशास्त्र की बुक की प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें वह प्रस्तावना को देखकर ही सारी संबंधित जानकारी उसे संक्षिप्त रूप में प्राप्त हो सके। यानी कि जैसे उसने प्रस्तावना देखी तो जो बुक के अंदर दे रखा है कंटेन, वो प्रस्तावना देखते ही उसे सारे विषय की यानी सारे प्रकरणों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो सके। अब है अर्थशास्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति। अर्थशास्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति। अर्थशास्त्र की बुक या टेक्स्ट बुक हम कह सकते हैं ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो अर्थशास्त्र के जो निर्धारित उद्देश्य दिए गए उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। उद्देश्यों में हो सकता है पर्यावरणवादिता का उद्देश्य हो, बालकों के मानसिक स्तर का हो, मनोवैज्ञानिक आधार हो और कार्य को करके सीखने पर आधारित हो और बाल केंद्रित हो। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति अर्थशास्त्र की बुक के अंतर्गत होनी चाहिए। अब हमारी बात आती है, ये तो हो गया कि एक पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, यानी कि उसकी बाह्य आकृति को हम देख ले, उसके अंतर्गत जो आंतरिक सामग्री होती है उसमें हम आर्ट पेपर देख सकते हैं और अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी को प्रस्तावना पढ़ते ही सब्जेक्ट की या कंटेंट की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो जाए और उसके अंदर जो अर्थशास्त्र के जो निर्धारित उद्देश्य दिए गए होते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अब हम बात करेंगे कि पाठ्य पुस्तक जो है उसकी रचना कैसी होनी चाहिए या उस पाठ्य पुस्तक की रचना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ा, उसका अर्थ जाना हमने, उसकी विशेषताएं पढ़ी हमने और हमने ये सब चीज़ें जानने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक की जब रचना करनी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तक की रचना के अंतर्गत वो है कि भाषा तथा शैली हमारी जो आती है वो है भाषा तथा शैली। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक की भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए, वो बालकों के मानसिक आयु और मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। आयु नहीं, बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा तथा शैली एकदम सहज एवं सरल भाषा में होनी चाहिए और बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि वो जल्दी से उस चीज को समझ सके। अब दूसरा जो है हमारा वो है संदर्भों तथा उद्धरणों का उपयोग
यथा स्थान पर होना चाहिए। जो संदर्भ सूची दी होती है, जो भी उद्धरण दिए गए होते हैं, उन्हें यथा स्थान पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाठ्य पुस्तक के अंदर उद्धरण कहीं और दे रखा है और जो हमारे संदर्भ चीजें दे रखी है वो कहीं और दे रखी है। यानी सभी का सटीक उपयोग होना चाहिए और यथा स्थान पर होना चाहिए। और उसके अलावा जो हम बात करेंगे वो है तालिकाओं तथा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण स्पष्ट होना चाहिए। एक जो अर्थशास्त्र है वो अर्थ से संबंधित है, जिसके अंदर आंकड़ों का उपयोग अधिक होता है, रेखा चित्रों के माध्यम से अधिक समझाया जाता है। तो जो रेखा चित्र है या जो आंकड़े हैं, जो तालिका है, वह व्यवस्थित रूप में होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी अर्थशास्त्र के जो उद्देश्य होते हैं या उसके जो नियम होते हैं, जो अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं, उनका स्पष्टीकरण शुद्ध रूप में होना चाहिए और आंकड़ों या रेखा चित्र के रूप में ही होना चाहिए। तो इससे हमें ये सब चीजें जानने के बाद में आपको ये जानकारी हो जाएगी कि एक पाठ्य पुस्तक की रचना कैसे करनी चाहिए या पाठ्य पुस्तक की रचना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको वापस से रिकॉल करा देती हूँ कि पाठ्य पुस्तक की रचना करते समय में हमें भाषा और शैली का ध्यान रखना चाहिए और भाषा और शैली विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी जो हम बात करेंगे वो है हमारे नियम और जो दूसरी हम जो बात करेंगे वो हमारी होती है कि संदर्भ और उद्धरणों का, यानी जो संदर्भ होते हैं, जो उद्धरण होते हैं वो यथा स्थान पर होने चाहिए और सटीक होने चाहिए। दूसरी जो हम बात करेंगे वो है ग्राफ और रेखा चित्र का उपयोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए और जो अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं उनका स्पष्टीकरण हमें ग्राफ और रेखा चित्र के माध्यम से करना चाहिए और ग्राफ और रेखा चित्र को अर्थशास्त्र की बुक के अंतर्गत आंकड़ों और नियमों को दर्शाने के लिए करना ही चाहिए। धन्यवाद।